अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं मुबश्शिर हाशमी। नाज़रीन, सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली इजलास की समरी पर बुध की रात 11:15 दस्तखत किए। सदर ने निगरां वज़ीर-ए-आज़म की समरी में लहजे और इल्ज़ामात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और कहा कि मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव ने सदर मुमलिकत को पहले सीगे में मुखातिब किया। सदर आइन के आर्टिकल 41 के तहत रियासत के सबरा और जमहूरिया के इत्तेहाद की अलामत है। आम तौर पर समरी में सदर को ऐसे मुखातिब नहीं किया जा सकता। सदर इंतखाबी अमल में बेज़ाब्तियों और हुकूमत कायम करने के अमल से गाफिल नहीं हो सकता। इससे कबल सदर आरिफ अलवी पर कौमी असम्बली का इजलास ना बुलाने पर आइनी माहिरीन सदर पर तनकीद करते रहे हैं। सवाल हम अपने पैनल के सामने रखेंगे। पैनल में आज हमें ज्वाइन करें सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार मज़हर अब्बास साहब, शहजाद इकबाल साहब, इरशाद भट्टी साहब, महमूद सरफराज साहिबा। महमूद, आपसे आगाज़ करेंगे और सवाल यह है कि आखिरी वक्त पर सदर आरिफ अलवी की जानिब से कौमी असम्बली इजलास बुलाने की वजह आपको क्या लगता है? देखिए मुबश्शिर, बात यह कि वजह तो जो भी हो, लेकिन वैसे अगर देखा जाए ना तो सदर मुमलिकत ने एक दफ़ा फिर पीटीआई को राइट दिखा के ना लेफ्ट टर्न मार दिया। मतलब पहले पूरी की पूरी पीटीआई अपने पीछे लगाई, पीछे खड़ी कर ली। अडयाला जैसे इमरान खान साहब भी कह रहे हैं कि आरिफ अलवी साहब का मतलब मौक़िफ़ जो है बिल्कुल दुरुस्त है इजलास ना बुलाने का। पीटीआई के लीडर्स कह रहे हैं वाह वाह ज़बरदस्त स्टैंड लिया अलवी साहब ने। और यही नहीं, वो तो एक स्टेप आगे बढ़ के कहने लगे कि ये सिंध और पंजाब की भी जो इजलास बुलाए गए ये भी इलीगल थे। और पीछे से क्या हुआ, सदर साहब कहीं और ही निकल गए और इजलास बुला लिया आखिरी वक्त पे। वैसे तो मुल्क के लिए मैं ये जरूर कहूंगी कि आरिफ अलवी साहब का जो टेन्योर है वो मायूस कुन था। यानी कि जहां उन्होंने शख्सी आज़ादियों के खिलाफ जो है वो ऑर्डिनेंस पास किए, जहां उन्होंने जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के खिलाफ रेफरेंस किया और उसको जस्टिफाई करते रहे, और बाद में जब खान साहब ने यू टर्न लिया तो इन्होंने भी अपना मौक़िफ़ तब्दील कर लिया कि हाँ सही फैसला नहीं था। फिर ईवान सदर में इमरान खान साहब की जनरल बाजवा से मुलाकातें करवा रहे थे, जहाँ खान साहब जो है वो गैर आइनी डिमांड्स कर रहे थे गवर्नमेंट को घर भेजने की, और फिर नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट तक को इन्होंने मुतनाज़ा बना दिया जब उसकी समरी लेकर वो लाहौर पहुंच गए खान साहब के अप्रूवल के लिए। तो मतलब मुल्क को तो उन्होंने मायूस किया ही किया है, लेकिन साथ साथ जाते जाते मेरे ख्याल में पीटीआई को भी एक बार फिर मायूस कर गए हैं, वो इलेक्शन की डेट हो या फिर ये वाली चीज हो। भट्टी साहब, आपको क्या लगता है, पहले सदर आरिफ अलवी ने समरी मुस्तरद की और फिर अचानक से रात 11:15 कौमी असम्बली इजलास बुलाने की मंजूरी दे दी, आपको वजह क्या लगती है? पहली बात तो यह है कि जनाब स्पीकर आज कौमी असम्बली समेत अब इस वक्त चारों सूबों और कौमी असम्बली के तमाम मेंबरान, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर दोस्त सूबों में सब हल्फ उठा चुके। बहुत बहुत मुबारक सबको। जो जीत कर असम्बली में आए उनको मुबारक, जो जीत गए असम्बली में नहीं पहुंच पाए उनको मुबारक, फार्म 47 वालों को मुबारक, फार्म 45 वालों को मुबारक। आगे बढ़ें। मुल्क बदतरीन मुआशी बहरान में है, बदतरीन सियासी बहरान में है, नफ़रत तकसीम इंतहा पर है। दायरों का सफ़र प्लीज़ ख़त्म करें, लड़ाइयाँ ख़त्म करें, मईशत पर तवज्जो दें, अवाम पर तवज्जो दें। एक दूसरे को फ़तह करने से बेहतर है कि इन मसाइल को फ़तह करें। दूसरी बात है जनाब स्पीकर के सदर का ने जो दो पहली बातें की कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म की समरी में उनके लहजे पर वो दुरुस्त कहा, उनका एतराज़ दुरुस्त था, और जिस तरह सदर को उन्होंने मुखातब किया वो भी नहीं करना चाहिए था निगरान वज़ीर-ए-आज़म को। और जो इल्ज़ामात इनडायरेक्ट या डायरेक्ट लगाए गए वो भी नहीं लगाए जाने चाहिए थे। हालात जैसे भी हों, एक ओहदेदार को या चीफ़ एग्जीक्यूटिव को और दूसरे ओहदे पर, यानी वज़ीर-ए-आज़म और सदर, अगर आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो उनका एहतराम एक दूसरे को रहना चाहिए। कम से कम जब आप ख़तो किताबत करते हैं या कोई सरकारी तौर पर डील करते हैं। जहाँ तक है कि सदर ने खब्बी दिखाकर सज्जी क्यों मारी या सज्जी दिखाकर खब्बी क्यों मारी, तो एक तो उसकी बात बिल्कुल क्लियर थी कि जैसे राजा परवेज़ अशरफ साहब जो अलामती स्पीकर हैं और जो अबूरी स्पीकर हैं जिनके पास आईनी इख्तियारात नहीं, जैसे वो नहीं बुला सकते थे कौमी असम्बली का इजलास, इसी तरह सदर ये नहीं कर सकते थे कि कौमी असम्बली का इजलास ना बुलाएं। तो मेरा ख्याल है सदर साहब जो पहले एक कासम सूरी रूलिंग में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कह चुकी है कि उन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी की है, तो वो एक केस और फिर दो सदर के ख़िलाफ़ और केसेस सुने जा रहे हैं। जैसे पिछली मरतबा मैंने बताया था कि एक तोशाखाना का केस और एक असासे ज़राए आमदन से ज़्यादा केस। तो सदर साहब को ख़ुद भी पता है कि सदारत के बाद हालात ख़राब हो सकते हैं।
लिहाजा उन्होंने इस मरतबा आईनी खिलाफ वर्जी से बचने के लिए रात 11:15 बजे, यानी जब उन्होंने देखा कि कौमी असम्बली का इजलास भी हो गया है, सुबह इजलास भी होना है, और अगर मैंने 12 बज गए या ना किया तो आईनी खिलाफ वर्जी भी हो सकती है, लिहाजा सदर साहब ने वो एक जो अपना बात थी वो करके आईनी खिलाफ वर्जी से बचने के लिए एक जो फॉर्मेलिटी थी उनके हाँ वो पूरी कर दी और इजलास बुला लिया या समरी उस पर दस्तखत करके भिजवा दी और साथ अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी कर दिया। तो मेरा ख्याल है उन्होंने जो वो हीट फील कर रहे हैं, उस हीट आफ्टर सदारत उसमें कोई चीज़ इजाफा करने की बजाय उन्होंने कहा कि ना करूं तो बेहतर है, लिहाजा उन्होंने ये एक फॉर्मेलिटी पूरी कर दी और उनको पता चल गया था कि अगर वो ना भी बुलाते तो इजलास तो होना ही था, लिहाजा उन्होंने भी अब साइन करके समरी। साहब, आपको भी यही वजह लगती है कौमी असम्बली इजलास बुलाए जाने की? देखिए, बेकार सी चीज़ थी जो सदर मुमलकत ने की। उसकी वजह यह है कि अगर ये जो वो है ना कि हाउस कंप्लीट नहीं है, तो हाउस तो बहुत मरतबा कंप्लीट नहीं होता जब इनॉग्रल सेशन होता है। बहुत से जो कौमी असम्बली के अरकान हैं कोई हल्फ नहीं लेता, किसी के दूसरे मसले मसाइल होते हैं और नोटिफिकेशन नहीं होता। ये सारी चीज़ें जो एक्सक्यूज़ सदर ने बनाई वो एक्सक्यूज़ बनती नहीं थी, क्योंकि अब उन्होंने रात 11:15 बजे जब इजलास बुलाया तो वो एक्सक्यूज़ तो अपनी जगह थी जिसको उन्होंने पहले बेस बनाई थी। तो ऐसी क्या तब्दीली हो गई रात 11:15 बजे कि उनको इजलास दोबारा उनको करना पड़ा, अल्टीमेटली दस्तखत करने पड़े। मेरा ख्याल है इनको भी और बाकी सदूर को भी जो पिछले हैं और आने वाले हैं उनको ये समझनी चाहिए कि पार्लिमानी निज़ाम में सदर की कोई हैसियत नहीं होती मां सिवाय इसके कि वो हेड ऑफ द स्टेट होता है, दैट्स ऑल। वो अपने आप को अपनी किसी पोजीशन को असर्ट करने की कोशिश करेगा बियॉन्ड पार्लियामेंट्री उसमें, तो वो नहीं चलती बात। तो मेरा ख्याल है गैर ज़रूरी था जो आरिफ अलवी साहब ने शुरू में जो है असम्बली का इजलास बुलाने में जो है खामाखाई का एक्सक्यूज़ पेश किया और अल्टीमेटली वही किया जो वो पहले दिन कर सकते थे। और इससे पहले भी जो चीज़ें थी उनका जो रोल था वो मेरा ख्याल है उन्हें वो अवॉइड करना चाहिए था। कुछ चीज़ें ऐसी थी। तो बाकी ये कि वो एज ए प्रेसिडेंट अब जरदारी साहब आएंगे, जरदारी साहब अगर इलेक्ट होते हैं, जरदारी साहब प्रेसिडेंट बनते हैं, उन्हें भी ये चीज़ें सोचनी पड़ेंगी कि प्रेसिडेंट ऑफिस जो है वो एक पार्लियामेंट्री सिस्टम में अब उसका जो रोल है बिल्कुल सिंबॉलिक सा है उसका, इससे ज़्यादा नहीं है। इससे ज़्यादा असर्ट करने की ज़रूरत भी नहीं महसूस करनी चाहिए। ठीक है, आप प्रेसिडेंट हैं, आप जो एक चीज़ें तरीक़ेकार है, प्रेसिडेंट की जो पावर्स डिफाइन है उससे बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये प्रेसिडेंट भारत 58(2)B वाले प्रेसिडेंट नहीं है जिनके पास 58(2)B की वो थी। तो मेरा ख्याल है गैर ज़रूरी चीज़ें थी जो इतने चंद दिन में हुई जिसकी ज़रूरत नहीं थी। अब अलवी साहब का टेन्योर ख़त्म हो गया है, उनको अल्टीमेटली उन्हें जाना है, तो उस बेहतर था कि एक अच्छे नोट पे चीज़ें जाती बजाय इसके कि ख़राब नोट पे गई। शहजाद, पहले समरी मुस्तरद होती है, उसकी क्या वजह लगी? फिर उसके बाद समरी मंजूर कर ली गई और रात 11:15 बजे कौमी असम्बली इजलास बुला लिया गया, इसकी क्या वजह लगी? आपका क्या तज़किया है इस पर? एक तो अभी जो ये बात की गई वो मेरे ख्याल से दुरुस्त है कि अलवी साहब को ये पता चल गया था कि अगर वो इजलास नहीं भी बुलाएंगे तब भी इजलास हो जाएगा। लेकिन हैरत इस बात पे होती है कि प्रेसिडेंट ऑफिस वो इस वक्त ऑक्यूपाई करके बैठे हुए हैं, उनके पास एक लीगल टीम होती है जिससे वो मशवरा कर सकते हैं। और आई एम श्योर उनको पहले भी एडवाइस दी गई होगी कि अगर आप असेंबली का इजलास नहीं कॉल करेंगे तब भी असेंबली का इजलास 21 दिन के बाद होना है। ये आईनी रिक्वायरमेंट है, ये कोई कंडीशन नहीं है इसमें कि अगर आप करेंगे तो इजलास होगा। और मुझे याद है हमने संडे को प्रोग्राम में ये डिस्कस किया था और उस वक्त भी बड़ा वाजे ये ओपिनियन था कि इजलास तो होना ही है, चाहे वो इजलास की समरी को मुस्तरद करते हैं या मंजूर करते हैं। तो मेरे ख्याल से अब उन्होंने पीटीआई के गुड बुक्स में आने की एक उनकी लास्ट एफर्ट थी और उस दिन तजिए भी इस तरह की चल रहे थे, शायद कुछ ब्राउनी पॉइंट्स वो हासिल करना चाहते थे। और आपने देखा कि पीटीआई के जो वकला हैं, उनके जो मेंबर्स हैं, उन्होंने भी सपोर्ट किया। इमरान खान ने अडियाला जेल में जब सहाफ़ियों से बात की उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक किया है प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने। तो मेरे ख्याल से वो जो करना चाहते थे आखिर में जाते जाते कि कुछ मैं पीटीआई के हमदर्दी हासिल करूं, उनसे कुछ मेरी गुडविल वहां पे बढ़ जाए, वो उन्होंने कर लिया। और फिर वो कहेंगे कि देखें अब तो लाजमी होना था इजलास, तो मैंने आखिर में समरी को भी मंजूर कर दिया। तो मेरे ख्याल से इट वाज अ नो ब्रेनर एंड नो गेनर, कोई फायदा नहीं होना था इससे और इजलास जो है वो वैसे भी हो जाता। अब उन्होंने एक सिंबॉलिकली उसको मंजूरी दे दी है, तब भी हो जाएगा इजलास।
सही। अभी एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से IMF को एक ख़त लिखा गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी की हिदायत पर लिखे गए ख़त में आलमी इदारे से कहा गया है कि वो 2 हफ्तों के अंदर कौमी और सूबाई असम्बलियों की 30% नशिस्तों का ऑडिट यकीनी बनाए। इसकी तफसील भी और सवाल भी सामने रखेंगे तजज़ियाकारों के एक ब्रेक के बाद। ये उनका वतीरा है और कोई पार्टी, कोई शख्स, कोई फर्द ऐसा खत नहीं लिख सकता। IMF का जो उसको लेटर लिखा है इमरान खान ने, साइफर के बाद एक और मुल्क दुश्मनी का सबूत है। इसके बाद किसी को कोई शक नहीं रहना चाहिए। लिहाजी ये चाहते हैं खुदा न खास्ता पाकिस्तान मुकम्मल तबाही का शिकार हो जाए। कोई पाकिस्तानी चाहे उसके कैसे भी सियासी इख्तिलाफात, कभी वो मुल्क के लिए बददुआ नहीं करता, कभी वो मुल्क दुश्मनी नहीं करता। PTI ने IMF को ख़त लिखा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी की हिदायत पर लिखे गए ख़त में आलमी इदारे से कहा गया है कि वो 2 हफ्तों के अंदर कौमी और सूबाई असम्बलियों की 30% नशिस्तों का ऑडिट यकीनी बनाए और बेल आउट पैकेज के वक्त पाकिस्तान के सियासी इस्तेहकाम को मद्देनजर रखे। इस पर नवाज शरीफ ने कहा कि IMF को ख़त लिखना मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है, कोई सियासी जमात ऐसे ख़त नहीं लिख सकती। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने कहा कि ये मुल्क दुश्मनी का एक और सबूत है। ये चाहते हैं कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाए। सवाल अपने पैनल के सामने रखेंगे कि क्या नून लीग की जानिब से बानी तहरीक इंसाफ पर ख़त के बाइस लगाए गए इल्ज़ामात दुरुस्त हैं? शहजाद इकबाल साहब। मुबशर, मेरे ख्याल से ये सियासतदान तो नहीं सीखे हैं, हमें सीख जाना चाहिए कि किसी को मुल्क दुश्मन करार देना या फैसलों को मुल्क दुश्मन करार देना मेरे ख्याल से ये दुरुस्त नहीं है। लेकिन इस पर हमारी बड़ी वाज़ेह राय पहले भी थी, मेरी तो एटलीस्ट थी, कि गलत फैसला है। IMF वो फोरम नहीं है जिसको आप खत लिखें और ये कहें कि आप इंश्योर करें कि पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हुए हैं और अगर नहीं हुए तो आप इसका ऑडिट कराएं। इसकी जिम्मेदारी IMF पे नहीं आती। पहले मैं जरा इस कंटेंट पे आ जाता हूं क्योंकि इसमें भी कॉन्ट्रडिक्शन है और फिर मैं आपको इसकी वजह बताता हूं कि क्यों मैं समझता हूं कि IMF इज नॉट द राइट फोरम। एक तो इन्होंने लेटर में शुरू में थोड़ा सा इसको डाउन प्ले करने की कोशिश की, शायद जो क्रिटिसिज्म हो रहा था उसकी वजह से, जिसमें उन्होंने कहा कि IMF जो फैसिलिटी देना चाहता है PTI उसमें रुकावट नहीं बनना चाहती इस खत के जरिए। लेकिन अगर आप नीचे जाके पढ़ेंगे तो फिर वो ये कहते हैं कि जिन गाइडलाइंस का हमने अपने खत में जिक्र किया है उसको इंप्लीमेंट करना जरूरी है, यानी कि जो गुड गवर्नेंस की गाइडलाइंस है उसको आप इंप्लीमेंट करें और फिर जो है आप उनको ये ग्रांट करें फैसिलिटी। यानी ऊपर कह रहे हैं रुकावट नहीं बनेंगे, नीचे कंडीशन कर दिया इस बात से भी, और दूसरा फिर ये भी कहा है कि आप इसका ऑडिट करवाएं। ऑडिट मतलब यकीनी बनवाएं। देखें, जब IMF गुड गवर्नेंस की जो बात करता है वो आपकी इकोनॉमिक गुड गवर्नेंस की बात करता है, फिस्कल डिसिप्लिन की बात करता है, टैक्स कलेक्शन की बात करता है, लीकेजेस ना हो आपके सिस्टम्स में, करप्शन ना हो, इन चीज़ों की वो इंश्योरिटी मांगता है। वो ये नहीं कहता आपसे कि आपका जो इलेक्शन सिस्टम है वो बिल्कुल फ्री एंड फेयर होना चाहिए, आपके यहाँ ह्यूमन राइट्स जो है वो वायलेशन नहीं होना चाहिए, फंडामेंटल राइट्स की खिलाफ वर्जी नहीं होना चाहिए। ये IMF के चार्टर का हिस्सा नहीं है और इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हमारे सामने मौजूद है। मुबशर, सबसे पहले तो आप ये देख लें, परवेज मुशर्रफ के दौर में हम गए थे IMF के पास, उस वक्त कौन सा कोई डेमोक्रेटिक सिस्टम था? सबको पता है एक डिक्टेटर है, वो सदर बन के बैठा हुआ है, उसके नीचे एक असेंबली है। वाज़े तौर पे था कि कोई प्रॉपर डेमोक्रेटिक सिस्टम वहां पे मौजूद नहीं था। इस वक्त दुनिया में जो सबसे सेकंड हाईएस्ट बोरोवर है IMF लोन का वो इजिप्ट है। पहले नंबर पे अर्जेंटीना है जिन्होंने 46 बिलियन इस वक्त लोन लिया हुआ है IMF से, और दूसरे नंबर पे इजिप्ट है $18 बिलियन के साथ। अब 10 साल पहले जो कू आता उसके बाद से हम देख रहे हैं कि LCC जो है वो प्रेसिडेंट बन के वहां पे बैठे हुए हैं, यानी कि एक नाम नेहाद जमहूरियत है, एक डिक्टेटर उस मुल्क पे इस वक्त नाफिज है, लेकिन IMF उसको लोन देता है क्योंकि IMF का मकसद ये नहीं है कि वो देखे कि आपकी हुकूमत, आपके मुल्क में किस किस्म का गवर्नेंस सिस्टम है। वो सिर्फ ये इंश्योर करना चाहता है कि हम जो लोन दे रहे हैं हमें वो वापस मिलना चाहिए और आप इंश्योर करें कि जो हम गाइडलाइंस दे रहे हैं, इकोनॉमिक गाइडलाइंस, उसको आप इंप्लीमेंट करेंगे। 2018 में LCC जो है वो दोबारा प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे। उस इलेक्शन के बारे में आप पढ़ लें, सारे जो कैंडिडेट्स थे ऑपोजिशन के वो विड्रॉ कर गए थे, कोई कैंडिडेट ही नहीं था। फिर उन्हीं के अंडर जब पार्लिमानी इलेक्शन हुए उस पर भी कई इल्जाम लगे, लेकिन वहां पे आपने देखा कि अभी 2 महीने पहले एक और डील हुई है $3 बिलियन की, तो इजिप्ट को तो पैसा मिल रहा है। बांग्लादेश में अभी इलेक्शंस हुए जिसमें खालदा जिया अरेस्टेड थी, ऑपोजिशन के तकरीबन 25-30 हजार लोग अरेस्टेड थे, लेकिन हसीना वाजिद साहिबा दोबारा वजीर आजम बन गई। तनकीद हुई, दुनिया भर में खत लिखे गए, दुनिया भर में जो मॉनिटरिंग एजेंसीज है इलेक्शन, उन्होंने इस पर तनकीद की, लेकिन बांग्लादेश भी IMF प्रोग्राम में, IMF ने अपना ना प्रोग्राम खत्म किया ना उसको उसके पे कोई उन्होंने कमेंट किया। तो देखें,
ये बात दुरुस्त है कि इमरान खान साहब से आईएमएफ की टीम आके मिली थी, लेकिन उस वक्त एक ट्रांजिशन का मामला था, केयरटेकर गवर्नमेंट आनी थी, इसलिए तमाम जो इलेक्टेड लीडर्स हैं उनको ऑन बोर्ड लेना जरूरी था। और फिर एक बैकग्राउंड भी था कि इमरान खान पहले भी आईएमएफ का प्रोग्राम डिरेल करके गए थे, तो इसलिए वो मुलाकात हुई थी। उस वक्त सिनेरियो ये था। लेकिन आईएमएफ इंश्योर नहीं कर सकता। हाँ, वो ये कह सकता है कि मुल्क में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो, वो ये कह सकता है कि सियासी स्टेबिलिटी होगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी, लेकिन ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इंश्योर करना, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना या उसकी ताकीद करना या उसका ऑडिट करवाना, ये आईएमएफ की जिम्मेदारी नहीं है। आपकी फ्रस्ट्रेशन इस वक्त जायज है। आपको जो लीगल फोरम्स है उससे इंसाफ अगर नहीं मिल रहा, आपको चाहिए कि उस पर आप ज्यादा जोर दें। हम सब बात करते हैं उस पर यहाँ पे बैठ के, कोई इसको जस्टिफाई नहीं करता, लेकिन इस फ्रस्ट्रेशन में आप आईएमएफ को खत लिखें और ऐसे इकदाम करने का कहें जिससे खुदा ना खास्ता अगर आईएमएफ प्रोग्राम डीरेल होता है, अव्वल तो नहीं होगा, आईएमएफ आई थिंक इसको बिल्कुल नॉन इशू समझ के इग्नोर करेगा, लेकिन अगर हो भी जाता तो आप क्या हासिल करते? पाकिस्तान का नुकसान होता। आज जो महंगाई 30% है वो जाके 60-70% या 100% बढ़ जाती, तो फिर हम कहां पे जाते हैं? तो मेरे ख्याल से पहले भी कहा था, इट इज अ नो ब्रेनर। कोई तुक नहीं बनती थी इस खत की। अब उन्होंने उसको माइक करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से इट्स यूजलेस पीस ऑफ पेपर, इससे कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन शहजाद, ये भी कि एक तो बहुत तशवीशनाक बात, बेल आउट पैकेज के वक्त ये कहना आईएमएफ को कि पाकिस्तान के सियासी इस्तेहकाम को मद्देनजर रखा जाए, माजी में इसकी ऐसी मिसाल नहीं मिलती। तो जो आप कह रहे हैं कि आईएमएफ इस खत को फिर नॉन इशू समझेगा, या रिएक्शन क्या एक्सपेक्ट किया जाए आईएमएफ की जानिब? बिल्कुल, देखिए, अगेन आई विल रिपीट, आईएमएफ बिल्कुल ये कहता है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए सियासी स्टेबिलिटी जरूरी है। और जो आईएमएफ का ये जो प्लान भी था $3 बिलियन का, ये 9 महीने का इस तरह डिजाइन किया गया था कि एक इंस्टॉलमेंट मिल जाएगी जो गवर्नमेंट थी पीडीएम की, एक केयरटेकर सेटअप को मिल जाएगी, और फिर जब ट्रांसफर ऑफ पावर होगा तो एक नई गवर्नमेंट आ जाएगी। और आईएमएफ ने प्लान बाकायदा इसी तरह दिया था कि पाकिस्तान में इलेक्शंस होने चाहिए ताकि एक सेटअप आए, डेमोक्रेटिक सेटअप हो, ट्रांजिशन हो और ये कंटिन्यू रहे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो फिर वॉचडॉग बन जाएंगे और फाफिन की तरह, या पाटन जिसका एग्जांपल दिए कि वो वॉचडॉग बन के देखेंगे कि आपके इलेक्शन दुरुस्त हुए या नहीं हुए। दुनिया भर से रिपोर्ट्स आ रही है, ईयू ने कहा है, अमेरिका ने कहा है, बरतानिया ने कहा है, सबके तहफ्फुज़ात है पाकिस्तान के इलेक्शंस पे। लेकिन मैं फिर वही कहूंगा, आईएमएफ वो फोरम नहीं है जो इंश्योर करेगा कि आप ऑडिट करवाएं। वो कह रहे हैं ऑडिट किसी और से कराएं, लेकिन आईएमएफ इंश्योर करें नहीं कर सकता। आईएमएफ का ये डोमेन नहीं है कि वो इंश्योर करेगा कि पाकिस्तान में जो इलेक्शंस हुए उसको ऑडिट किसी थर्ड पार्टी से करवाएं। तो इसीलिए मेरे ख्याल से इससे कोई फायदा नहीं होना। पहले भी मैंने कहा था, बैड पब्लिसिटी के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा, और आज भी यही हो रहा है। सही। महमल, आपको क्या लगता है, आईएमएफ को लिखे गए खत में जिस तरह आलमी इदारे से कहा गया है कि वो 2 हफ्तों के अंदर कौमी और सूबाई असम्बलियों की 30% नशिस्तों का ऑडिट यकीनी बनाए, बेल आउट पैकेज के वक्त पाकिस्तान के सियासी इस्तेहकाम को मद्देनजर रखे, और इसी के रद्द-ए-अमल में जो नून लीग के कायदीन की जानिब से बानी तहरीक इंसाफ पर खत के बाइस लगाए गए इल्जामात हैं, आपको दुरुस्त लगते हैं? देखिए, ये जो जिस तरह शहजाद ने भी बात की, ये मुल्क दुश्मनी जैसे जो अल्फाज है ना, मेरे ख्याल में ये अब खत्म होना चाहिए। इस तरह के सर्टिफिकेट कि कौन पेट्रियट है, कौन मुल्क दुश्मन है, ये किसी को भी बांटने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ये जो ख़त उन्होंने लिखा है, ये जो इकदाम है ये ठीक नहीं है। और ये ज़रूर हमने देखा भी है कि खान साहब ने एक बार फिर ये चीज़ साबित की है कि वो अपने सियासत के लिए और अपने सियासी फ़ायदे को मुल्की मुफाद पे हमेशा फोकियत देते हैं। उसकी कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं वो हम इस प्रोग्राम में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जैसे 2014 के धरने में उन्होंने इलीगल काम करने का लोगों का कहा, बिल ना दो, सिविल नाफरमानी करो, इलीगल चैनल्स के थ्रू जो है वो पैसे भेजें वगैरह। फिर जब उनको पता चला उनकी अपनी हुकूमत जा रही है तो उन्होंने IMF का प्रोग्राम ही डीरेल करके जाते जाते कि वो सब्सिडीज वगैरह देंगे। फिर शौकत तरीन साहब की कॉल जो है वो हमारे सामने है। और वैसे तो जिस तरह भी शहजादी बता रहे हैं कि PTI ने खत में तो शुरू में यही बात की है कि हम नहीं चाहते कि आप लोन ना दे, लेकिन साथ साथ जो आगे लिखा है वो तो है ही ये कि वो कह ये रहे हैं कि ये गवर्नमेंट लेजिटिमेट नहीं है तो इसको मत दे लोन, हम आएंगे तो तब दे देना। मतलब कमाल ये है कि PTI जो कि एक हकीकी आज़ादी से उनकी बात शुरू हुई थी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के दौरान, और खत्म हुई है कि IMF 30% जो है वो सीटों को ऑडिट करा दे, यानी हल्के खुलवा दे। मतलब एक इदारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को सपोर्ट देने के लिए बनाया गया है वो कैसे हल्के खुलवा सकता है किसी भी मुल्क में, या इस तरह की वो मुदाखलत कर सकता है? मतलब इसको वो मुदाखलत नहीं समझ रहे। और वो जो साइफर जिसमें कुछ भी नहीं था ऐसा वो मुदाखलत थी। तो PTI को तो ना पाकिस्तानी कोर्ट्स के ऊपर यकीन है,
पैनलिस्ट के उनके हक में फैसला आए, ना उनको इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स पे यकीन है, ना उनको पाकिस्तान के किसी निज़ाम पर यकीन है तो सिर्फ वेस्टर्न ममालिक पे, वेस्टर्न तंजीमों पे, अमेरिका पे और IMF पे। और अमेरिका वही है ये साइफर वाला, उस वक्त हकीकी आज़ादी मांगते थे, एब्सोल्युटली नॉट। और ये वैसे मैं मुबशर एक चीज़ और भी कहती रहूँ, उन्होंने हवाला जो दिया है जिस तरह अमेरिका का, बरतानिया का, यूरोपियन यूनियन का, उनको बिल्कुल तहफ़्फ़ुज़ात होंगे इलेक्शंस के ऊपर और जो रेगुलरिटीज़ हुई हैं, लेकिन क्या उन्होंने ये कहा है कि वो इन इलेक्शंस को रिजेक्ट करते हैं, या क्या उन्होंने ये कहा है कि हम जो नई हुकूमत बनेगी उनके साथ काम नहीं करेंगे? ऐसा तो उन्होंने कुछ नहीं कहा ना। तो मेरे ख्याल में इस खत का PTI को फायदा तो कोई नहीं हुआ उस तरीके से, अगर देखा जाए, क्योंकि इसका एक तरीके से सियासी जो है वो नुकसान ही होगा कि एक चीज जिस पे अमल भी कुछ नहीं होना, उसका कुछ बनना भी नहीं है, मैंडेट भी नहीं है IMF का इस तरह का। तो महमूद, जिस तरह शहजाद कह रहे हैं कि फिर IMF का रिएक्शन क्या एक्सपेक्ट किया जाए? IMF इस खत को नॉन इशू समझेगा? नहीं, IMF तो काम हुकूमत के साथ, स्टेट ऑफ पाकिस्तान के साथ करता है ना, तो उन्होंने तो कोई ऐसी बात नहीं की कि वो इस खत की बिना के ऊपर है, पाकिस्तान की अगली हुकूमत जब आएगी और अगर वो IMF के पास जाती है तो वो कोई काम नहीं करेंगे। सही, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इसी सवाल पर क्या तज़िया है इरशाद भट्टी साहब और मज़हर अब्बास साहब का, जानिए इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। इरशाद भट्टी साहब, नून लीग की जानिब से बानी तहरीक इंसाफ ने जो ख़त लिखा है IMF को, उसके बाइस लगाए गए जो इल्ज़ामात हैं वो आपको दुरुस्त लगते हैं? नहीं, बिल्कुल दुरुस्त नहीं लगते। जो कम अज़ कम ये इल्ज़ाम तो मैं नहीं समझता कि कोई मुल्क दुश्मन है या गद्दार है या सिक्योरिटी रिस्क है। वो खा नवाज शरीफ साहब हों, शहबाज शरीफ साहब हों, आसिफ जरदारी साहब हों, इमरान खान हों, बिलावल भुट्टो हों, मुझसे ज़्यादा मैंने हमेशा कहा है कि ये लोग मुहिब्बे वतन हैं। मैं और वतन से मोहब्बत करते हैं, और मुझसे ज़्यादा ये जो हम पल भर में बंदे को काफिर बना देते हैं, पल भर में बंदे को गद्दार बना देते हैं, ये नहीं बनाना चाहिए। जहाँ तक इमरान खान साहब के ख़त का ताल्लुक़ है, तो दो बातें तो जो एक शहजाद साहब ने की, और उन्होंने सारी एग्ज़ाम्पल्स दे दी दुनिया में कि बांग्लादेश का मॉडल देख लें, जहाँ हसीना वाजिद एक तरह से डिक्टेटर है और जिस तरह के इंतखाबात वहाँ हुए हैं, और मिस्र देख लें जहाँ वो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट का तख्ता उलट के बैठे हैं मुर्सी वो सीसी साहब, और इसके परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर देख लें तो वहाँ IMF ने क्या कर लिया, या वहाँ IMF ने कुछ किया। दूसरा ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि जो इलेक्शन से पहले हुआ, जैसा इलेक्शन हुआ या जो इलेक्शन के बाद हो रहा है, और जिस तरह इंसानी हकूक़ के हवाले से है, जिस तरह चादर चार दीवारी के हवाले से, वो हम हमेशा इस जहाँ भी हर कोई बात कर रहा है अपने अंदाज में और करता रहेगा, और वो अफसोसनाक है और अफसोसनाक था और अफसोसनाक रहेगा। लेकिन जहाँ तक है, अब इमरान खान साहब को 1996 से लेकर उनकी तहरीक इंसाफ की बुनियाद उन्होंने रखी, और उसके बाद 2024 हो गया। तो इमरान खान साहब को ये ज़हन में रखना चाहिए, और ये इसके हक़ में कोई नहीं होगा कि खा वो उनकी सिविल नाफरमानी की कॉल हो कि कोई बिल ना दे, बिल फाड़ दो, या हुकूमत का टैक्स ना दे, या हुकूमत का हुक्म ना माने, या शौकत तरीन का जो एक था कि IMF को ख़त लिखे दोनों PTI की गवर्नमेंट्स के वज़ीर ख़जाना सूबाई हुकूमतों के। और मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर सिविल नाफरमानी पर कोई इस मुल्क का कानून हरकत में आ जाता, या अगर शौकत तरीन को सज़ा मिल जाती, तो आगे कोई भी ना ये सोचता। और फिर जैसे सारों ने कहा कि ये जो थर्ड पार्टी ऑडिट है इलेक्शन का, इसमें IMF को क्या पड़ा हुआ है, क्यों करवाएगा, और उसका मैंडेट ही नहीं है। गुड गवर्नेंस हो सकता है, और सारे जैसे उसके जो पैसों के हवाले से उसकी हो सकती है कि उसको सब्सिडीज़ ना दो, उसको दें, वहाँ से मराद ख़त्म करें, वहाँ से ना करें, ये पैसा इधर ना खर्च करें, ये इधर करें। लेकिन ये तो नहीं कि इलेक्शन का वो आके करवाए कि फ़लाँ हल्के में जो फ़लाँ हारा हुआ है उसको जितवाएं, या उसको जो जीता हुआ है उसको हरवाएं। और IMF में होना हमारा कुछ नहीं। लेकिन अगर यानी दो बातें, बानी तहरीक इंसाफ के इस खत का IMF को जो लिखा गया खत है उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा बानी PTI को? नहीं, जी बिल्कुल मुझे नहीं लगता कोई फ़ायदा नहीं होगा, और वो नॉन इशू समझेगा। लेकिन मुझे दो बातें करनी है। एक तो इमरान खान साहब से मैंने कहना है कि अगर
आपकी हुकूमत होती, आप वज़ीर आज़म होते और मुस्लिम लीग नून की तरफ से या पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई IMF को ख़त लिखता और इसी तरह का ख़त लिखता कि आप इस इलेक्शन के बाद वज़ीर आज़म बनने वाले हैं और वो हार गए हैं या वो हरवा दिए गए हैं, तो वो ख़त लिखते तो कैसा होता। और 2018 में उन्होंने कोई ख़त लिखा था या जब उन पर बुरा वक्त था तो उन्होंने कोई ख़त लिखा था। दूसरी बात कि अगर IMF हमें पैसे नहीं देता, आपके ख़त को ले लिया जाता है, जो कि नहीं लिया जाएगा, लेकिन फ़र्ज़ कर लें कि ले लिया जाए, संजीदा ले लिया जाए आपके ख़त को, वो कहते हैं कि हाँ ये बड़ा संजीदा मामला है, हमें पैसे नहीं मिलते, तो नुकसान किसका होगा? मुस्लिम लीग का? मुझे नहीं लगता। पीपल्स पार्टी का? मुझे नहीं लगता। नुकसान होगा पाकिस्तान का, जो बदतरीन मुआशी बहरान है। नुकसान होगा आवाम का, जो जिनके पहले ही किचन चलाना और बिजली के बिल और गैस के बिल और बच्चों की फ़ीस देना मुश्किल हो गया है। तो अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान और आवाम का नुकसान हो तो फिर इसका दूसरा ख़त भी लिख दें। और अगर आप ये नहीं चाहते तो हम आपके साथ हैं इधर, जो आपको इंसाफ नहीं मिल रहा, जो आपके साथ हो रहा है, जो आपकी पार्टी के साथ हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन ये मुल्क का मामला है और किसी को भी मुल्क से बड़ा नहीं होना चाहिए। सही। मज़हर अब्बास साहब, आपने तीनों तज़कियाकारों की राय जानी। एक तो बानी PTI का IMF को ख़त, उस पर जो नून लीग के कायदीन की जानिब से रद्द-ए-अमल सामने आया है, क्या वो इल्ज़ामात दुरुस्त हैं? और दूसरी बात, IMF अगर इस ख़त को नॉन इशू समझेगा तो फिर बानी तहरीक इंसाफ ने IMF को ख़त क्यों लिखा? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि इल्ज़ामात तो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, इसलिए जिस तरह अभी भट्टी साहब ने भी और सब ने ही कहा कि आप किसी को मुल्क दुश्मन नहीं करार दे सकते। ये मामलात उस तरीके से नहीं होते। सवाल ये कि बानी PTI ने लिखा क्यों ख़त, और गालिबन उनके जहन में ये बात थी, जो लास्ट टाइम IMF का वफ्द उनसे मिला था, वो ये शायद समझ बैठे कि अगर अब की ख़त लिखेंगे तो वो कोई ना कोई इस बात पे इन सवालात को उठाएंगे मौजूदा हुकूमत से। लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद उनकी गलत फहमी है ये। आप अगर जिस तरह भट्टी साहब ने राइटली पॉइंट आउट किया कि फ़र्ज़ करें ये हो जाता है, फ़र्ज़ करें IMF इस ख़त को संजीदा ले लेती है और संजीदा लेके ये समझती है कि जी पता नहीं इस गवर्नमेंट का मुस्तकबिल क्या है, और वो मुज़ाकरात जो है खटाई में पड़ जाते हैं, तो वो सारा बर्डन तो मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा, वो बोझ तो मुझ पर आएगा, तो फिर इसका इल्ज़ाम किस पर जाएगा? मेरा ख्याल है बानी PTI को माफ़ कीजिएगा, ये ज़रूर सोचना चाहिए। सही। मगर साहब, आपके पास दोबारा आते हैं। शहजाद, अगर आप इस पर कमेंट भी करते हैं मज़ीद, जिस तरह आप बात भी कर रहे हैं कि बानी तहरीक इंसाफ पर जो ख़त के बाइस लगाए गए इल्ज़ामात से मुतालिक भी हमने बात की, तो फिर मैसेज किसको दिया गया है और क्या दिया गया है बानी PTI की जानिब से? क्यों लिखा गया फिर IMF को ख़त? देखिए, मुझे तो फ्रैंकली स्पीकिंग इसकी सेंस नहीं समझ आ रही, और पिछले एक हफ्ते से तनकीद हो रही थी, तब भी वो बज़द थे कि ख़त हमने लिखना है। देखें, कोई चीज़ आपको उसी वक्त फ़ायदा पहुंचा सकती है ना जिसका आउटकम कुछ निकले। उसको मेरे ख्याल से तो हम सब इस बात पे मुत्तफिक है कि IMF इस पे नहीं अपना वक्त ज़ाया करेगा, बल्कि वो कह भी चुके हैं कि जो भी मुंतखब हुकूमत होगी हम रियासत के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। तो फ्रैंकली मेरे पास इस बात का जवाब नहीं है कि क्यों उन्होंने फिर भी खत लिखा। हाँ, हो सकता है ये बात दुरुस्त हो कि IMF जब मिलने आया हो इमरान खान से तो उन्होंने सोचा हो कि देखें मैं ऑपोजिशन में हूं, तब भी मेरी इतनी अहमियत है कि वो मुझे आके मिल रहे हैं, मुझसे इंडोर्समेंट ले रहे हैं प्रोग्राम देने से पहले, तो शायद अभी मेरी बात सुनी जाएगी। हो सकता है ये उनके जहन में हो, लेकिन अदरवाइज मेरे पास कोई इसका लॉजिकल या रैशनल आंसर नहीं है। हाँ, ये कि वंस अगेन दूसरे फोरम्स मौजूद हैं जहां आप जाके बात कर सकते हैं। दुनिया भर में डेमोक्रेसी के हवाले से बात होती है, अमेरिका स्टेटमेंट देता है, बरतानिया स्टेटमेंट देता है। इसका मतलब ये नहीं वो पाकिस्तान में मुदाफत कर रहे हैं, वो कहते हैं कि हमारी एक डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, उस पर हम दूसरों को भी जज करते हैं। बहुत सारे इंडिसेस हैं, अभी आपने देखा था जो PDM हुकूमत के बारे में इंडेक्स आया कि जमहूरियत पाकिस्तान में कम से कम होती जा रही है। तो और दूसरे फोरम्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान के इलेक्शन पे बात की, बट IMF इज नॉट द राइट फोरम। मुझे नहीं पता वहां से वो क्या हासिल कर सकेंगे। सही। मज़हर साहब, आप कंक्लूड कर लें और जो आप बात कर रहे थे उसे भी कंप्लीट कर लें। देखिए, ये असल चीज़ यही है कि PTI ने बिल्कुल एक पॉलिटिकल रास्ता लिया। उन्होंने हर उनके साथ जो कुछ भी हुआ उसके बावजूद वो इलेक्शन में गए। आज वो कौमी असम्बली में गए, उन्होंने हल्फ लिया, सूबाई असम्बलियों में हल्फ लिया।
अब सूबाई हुकूमत बनाने जा रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में। आज भी जो शोर शराबा तो हर पार्लियामेंट में होता है, लेकिन हल्फ लेने के बाद हल्फ लिया उन्होंने। ये सारी चीज़ें एक पॉजिटिव साइड पे कि वो एक पॉलिटिकल फोरम्स को किसी तरह मिस नहीं करना चाह रहे। इस खत से वो क्या हासिल करना चाह रहे थे? देखिए, ह्यूमन राइट्स वॉच है जिसको खत लिखा जा सकता है, और डेमोक्रेसी की और बहुत से फोरम्स हैं जिनको खत लिखा जा सकता है इसके हवाले से। आईएमएफ से या वर्ल्ड बैंक को अगर आप खत लिखेंगे और वहाँ एक तरीके से इफ और बट्स आ जाएंगे और वो फर्ज करें विद अपनी इमदाद जो है वो डिले कर देते हैं, जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि उसका बराह रास्त असर मुझ पर आएगा, एक आम आदमी के ऊपर आएगा। आप डिफॉल्ट की तरफ चले जाएंगे। क्या इमरान खान साहब ये जो है ये बर्दाश्त करेंगे कि पाकिस्तान जो है डिफॉल्ट में चला जाए? ये जो चीज़ें हैं कि आप का फोरम कौन सा है। देखिए, आईएमएफ आइडियली स्पीकिंग, इसाक डार साहब भी सारी ज़िंदगी कहते रहे कि हम आईएमएफ की लानत से, हर कोई आईएमएफ को एक लानत कहता था ना। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जिसने आईएमएफ को एक लानत नहीं कहा? और आज हम ऐसी पोजीशंस पे हैं, खड़े हुए हैं कि अगर आईएमएफ को खत लिख दिया गया है तो ये मुल्क दुश्मनी हो गई। इसके दोनों पहलू हैं। मसला ये है कि प्रॉब्लम आप पाकिस्तान की है, इकोनॉमिकली हम इतने कमज़ोर हो गए हैं कि हम अपने पैरों पे खड़े रहने के तो काबिल ही नहीं रहे। ऐसी सूरत हाल में अगर किसी फोरम पे से आपके मुज़ाकरात होते हैं, और कोई भी गवर्नमेंट है, कल इमरान खान की गवर्नमेंट आएगी, पीटीआई की गवर्नमेंट आएगी, तो वो आईएमएफ के पास नहीं जाएंगे क्या? वो जाएंगे आईएमएफ के पास, इसलिए कि अब आपकी मजबूरी है आईएमएफ। ये जो सूरत हाल है, ऐसे में इंटरनेशनली किसी भी फोरम को आप और इन्वॉल्व करें पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स में, तो फिर ये इस चीज के लिए तैयार रहें कि कल जब आप इस पोजीशन पर आएंगे और कल कोई और इस बात पर वही चीज जो आज आप अडॉप्ट कर रहे हैं, कल वो अडॉप्ट करेगा, तो मेरा ख्याल है आप भी इस चीज को पसंद नहीं करेंगे। तो मेरा ख्याल है कुछ नॉर्म्स हमें डिसाइड कर लेने चाहिए अमंग ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज कि कौन से फोरम्स ऐसे होते हैं जिन फोरम्स पे आप जाया जा सकता है, और कौन से ऐसे फोरम्स हैं जिस पे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, ये कहना कि मुल्क दुश्मनी है, ये मेरा ख्याल है बजाते खुद एक मुल्क दुश्मनी है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मज़हर अब्बास साहब, महमूद सरफराज साहिबा, इरशाद भट्टी साहब, शहजाद इकबाल साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।